जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। हम लोग सेशन क्लास करने जा रहे हैं। 168 आज का सेट होगा। 168 जोग्राफी के डिस्कस। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव हो जाएं। ठीक है जी, शुरू कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चंस नंबर वन को देखते हैं। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? ठीक है जी, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? ठीक है जी, तो एंड्रोमेडा ए बी सी में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है, यानी मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है एंड्रो। ठीक है, तो एंड्रोमेडा यहाँ आपको क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि एंड्रोमेडा क्या है? तो आकाश गंगा है। आकाश गंगा है जो हमारी मंदाकिनी से काफ़ी बड़ा है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी मंदाकिनी से लगभग लगभग 2 हिस्सा बड़ा है, यानी आकार में देखा जाए तो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा से एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा आकाश गंगा, ठीक है, एंड्रोमेडा मिल्की वे 2 गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा है। तो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है कि एंड्रोमेडा क्या है? तो यह एक आकाश गंगा है या मिल्की वे है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा ए। ये ग्रह भी नहीं है, ब्लैक होल भी नहीं है। ठीक है, ये एक आकाश गंगा है। और देखेंगे आकाश गंगा में ही ब्लैक होल होता है। ठीक है, और ग्रह ग्रह तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से चार चार जो प्लैनेट्स होते हैं, जो 4 ग्रह होते हैं, वो आंतरिक है। और बाकी के जो 4 हैं से बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन की जाएगी। बट यहाँ पर एंड्रोमेडा की बात हो रही है, तो एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश, यानी कि यह एक आकाश गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ कहा जाता है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, यदि कल वाला दिन जो आएगा 15 अगस्त। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन हमारे भारत के साथ भी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी। ठीक है जी, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन तो हो गया। मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के साथ में है, यानी चीन के साथ में है। और मैगी नोट, ठीक है, मैगी नोट लाइन के आपके फ्रांस और जर्मनी के साथ में, फ्रांस और जर्मनी के साथ में है। ठीक है, इसे मैगिनोट लाइन कहा जाता है। और इसका निर्माण फ्रांस के एक राजा ने करवाया था। फ्रांस के एक राजा ने करवाया था। कब? तो ये 1930 में करवाया था। 1930 ईस्वी में मैग मैगिनोट लाइन निर्धारित की गई थी, क्योंकि ये एक किला है। ठीक है, ये एक फ्रांस में स्थित किला है। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तभी इस किला को ही क्या मान लिया गया? फ्रांस और जर्मनी के मध्य
तो एक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान लिया गया, मैगी नोट उसका नाम दिया गया। इसी नाम जो मैगी नोट राजा के द्वारा ही उस किले का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये मैगी नोट लाइन कहाँ है, ये सिर्फ याद रखेंगे, फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित। जर्मनी और मध्य, मैकमोहन भी हो गया। रेड क्लिफ हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। यहाँ जल डमरू मध्य की बात हो रही है, तो जल डमरू मध्य को हम जल संधि भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे जल संधि भी कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में स्ट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम क्या है। तो इसमें होगा आपके डोवर जल संधि, डोवर जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य। एक तरफ में इंग्लिश चैनल होगा और एक तरफ में क्या होगा, आपके इंग्लिश चैनल का मतलब ही सागर होता है, और एक तरफ क्या होगा, उत्तरी सागर होगा। ये देख लेंगे, ये उत्तरी सागर है और ये आपका इंग्लिश चैनल है। ये कहेंगे इंग्लिश चैनल। ठीक है, और ये है आपके उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, और इसी के बीच में एक जल डमरू मध्य है जिसका नाम होगा डोवर जल डमरू मध्य। ठीक है जी, इस तरफ में आपको एक देश मिलेगा इंग्लैंड। ठीक है, और यहाँ एक देश मिलेगा और इसका नाम होगा फ्रांस। यानी किस देश के मध्य स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस देश के मध्य स्थित है। कौन सा जल संधि, तो इसे कहा जाता है डोवर जल संधि, यानी डोवर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नॉर्थ सी इधर में होगा, इस तरफ में इंग्लिश चैनल होगा। ये देखेंगे इंग्लैंड देश है, ये फ्रांस देश है। यदि देश के बारे में पूछ रहा है तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, और यदि सी के बारे में बात करेगा, सागर के बारे में बात करेगा, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ठीक है, को जोड़ता है, इसे अलग करता है, इसे जोड़ता है। ठीक है, पाक जल संधि, पाक जल संधि आप समझ रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है जी, श्रीलंका के मध्य स्थित। ठीक है, और यदि हम जल की बात करें, जल की बात करें तो कौन कौन सी होगा, तो मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और बंगाल, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी में ही एक पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, तो पाक की खाड़ी के साथ जोड़ेंगे ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, पाक जल, फ्लोरिडा जल, जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा एक, फ्लोरिडा, ये देखेंगे फ्लोरिडा यूएसए का एक राज्य है। ठीक है, और ये किसके साथ में इसको जोड़ता है, तो फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ता है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है। तो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है, तो फ्लोरिडा राज्य जो यूएसए का एक स्टेट है, तो फ्लोरिडा और क्यूबा, क्यूबा के मध्य है आपके फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा आपका सी, डोवर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर, ठीक है जी, से मैंगो सावर कहेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंगो सावर, इसमें से कौन सा है सही उत्तर। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ये नहीं होगा। ठीक है जी, मैंगो सावर पंजाब और हरियाणा में नहीं होता है। गुजरात और मध्य प्रदेश इसमें भी नहीं होता है। अब हम आएंगे मेघालय और असम, मेघालय और असम,
तो मेघालय और असम में भी नहीं होता है। तो फिर होता कहाँ है? ठीक है, तो पहले तो हम आंसर देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्रवर्षा शब्द से संबंधित है? तो है तो कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके ई, युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो है कहाँ ये, कहाँ होता है ये आम्रवर्षा? तो आम्रवर्षा होता है आपके केरला और और कर्नाटका में। ठीक है जी, केरला और कर्नाटका में आम्रवर्षा होता है। आम्रवर्षा क्या है? तो ये मानसून में होने वाला वर्षा, और इस वर्षा से इस क्षेत्र में आम का पकना शुरू हो जाता है। आम का पकना शुरू हो जाता है, उसी को कहा जाता है आम्र वर्षा, मैंगो सावर। ठीक है, ये मानसून काल में केरल और कर्नाटका के तट पर जो वर्षा होता है और उससे आम का पकना शुरू होता है, उसी को इस क्षेत्र के लोग क्या नाम दिए हैं? मैंगो सावर, आम्र वर्षा। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, तो है क्या? तो केरला और कर्नाटका में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है जी, चौथा चौथा करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार कहा जाएगा पनामा नहर को। पनामा नहर को अब देखेंगे। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था, और पनामा नहर प्रशांत प्रशांत महासागर और कैरिबियन कैरिबियन सागर सागर को जोड़ता है। ठीक है, एक तरफ आपके प्रशांत महासागर होंगे और एक तरफ कैरिबियन सागर होगा। इसी को जोड़ता है क्या? पनामा नहर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ स्वेज नहर। ठीक है, ये स्वेज नहर है। ये देखेंगे, ये एक नहर बनाई गई है, ये है स्वेज नहर। और स्वेज नहर के इधर एक सागर है। ठीक है, और इधर भी एक क्या है? सागर है। इधर भी एक सागर है। ठीक है, इस सागर का नाम है भूमध्य भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर। ये है लाल सागर। ठीक है, और यही है आपका स्वेज नहर, इसे कहते हैं स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, जो जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है जी, स्वेज नहर। अब आएंगे बेरिंग सागर। हाँ, अब बेरिंग सागर को देखेंगे। बेरिंग सागर कहाँ है? तो ये ले लीजिए, ये एक सागर है बेरिंग सागर, और इस तरफ में अलास्का होगा, जो यूएसए का एक स्टेट है, और इधर होगा आपके रूस होगा। ठीक है, तो रूस और अलास्का के मध्य में स्थित है क्या? बेरिंग सागर। और यहाँ बेरिंग स्ट्रेट भी है, बेरिंग जल डमरू मध्य भी है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर पनामा होगा। किसका? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पनामा नहर को। पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। पनामा नहर समझेंगे, पनामा नहर बना करके प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ा गया है। ठीक है जी, कैरिबियन सागर को जोड़ा गया है, अर्थात कैरिबियन सागर देखेंगे, ये है कैरिबियन सागर,
कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का भाग है, का भाग। तो अटलांटिक महासागर से पनामा नहर होते हुए, पनामा नहर होते हुए हम कहाँ पहुँच जाते हैं? तो प्रशांत महासागर में। इसीलिए इसे कहा गया है प्रशांत महासागर का पार, पनामा नहर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल संरक्षण। जल संरक्षण में किसकी मात्रा को घटाना, घटाना एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये वाटर कंजर्वेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में घटाना एक शब्द है। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या है। तो वो क्या समस्या है? तो वाष्पीकरण की मात्रा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इवापोरेशन। यहाँ पर क्या होता है कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? घटाना। किस 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 संदर्भ में? तो जल संरक्षण के संदर्भ में। जल संरक्षण के संदर्भ में कहा गया वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। जहाँ जल का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, जहाँ जल वाटर कंजर्वेशन किया जाता है और वहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा अधिक हो तो उसे कहा जाएगा घटाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सही उत्तर आपके सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से है। तो इसमें मीठे पानी का झील जहाँ तक हम देखेंगे तो बड़ी क्या होगा? वुलर होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। डल झील भी देखेंगे, डल झील भी क्या है? मीठे पानी का झील है, ये भी आपके वहीं स्थित है। कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन होगी भारत में? तो वुलर। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? वुलर। और ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आएंगे थोल, ये देखेंगे थोल झील है, थोल लेक है। तो थोल झील आपके कहाँ मिलेगा? तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में मिलेगा, ये यानी कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में आपको कौन सी झील मिलेंगे? थोल, थोल झील की अवस्थिति कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, वुलर झील। बहुत इजी है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? असम में, जम्मू और कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील को देखेंगे कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी को गोदावरी नदी कहते हैं। इस नदी को कौन सी नदी कहेंगे? गोदावरी नदी। ठीक है, और एक नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी घाट से ही आ रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, तो इस नदी को देखेंगे, इस नदी को कृष्णा नदी कहा गया है। ये आपकी कौन सी नदी है? कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में एक क्या है, जहाँ ये डेल्टा बना करके, ये देखेंगे ये डेल्टा बना करके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। ये डेल्टा बना करके कहाँ गिर रही है? तो बंगाल की खाड़ी में। और दोनों डेल्टा के मध्य में एक एक झील है, ठीक है, जिसे कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है। यही कहा जाता है कोलेरू, कोलेरू। ठीक है, तो
कोलेरू झील की अवस्थिति कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये दोनों नदियाँ कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंध्र प्रदेश में गिरती है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों के बीच में एक झील है जिसे कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है, और ये झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। पुलिचिंतला पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नदी का नाम होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे ये बनाई गई है। ठीक है जी, तो ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है जो बहुउद्देशीय, ठीक है जी, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है, ये इंग्लिश में मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है। मल्टीपर्पस यानी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि जिस परियोजना से बहुत तरह के कार्य लिया जाए। जैसे इस प्रकार के परियोजना यानी बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई भी की जाती है, ठीक है, परिवहन भी की जाती है, ठीक है। उस क्षेत्र में यदि बाढ़ बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ को भी नियंत्रण की जाती है, मछली पालन भी की जाती है, बिजली का उत्पादन भी की जाती है। ये बहुत सारे काम को लिया जाता है किसी परियोजना से, उसे ही कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो एक तरह से ये बिजली जल विद्युत परियोजना है लेकिन बहुउद्देशीय है। सिर्फ जल विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं किया जाता है, यानी कि सिर्फ बिजली का ही उत्पादन नहीं किया जाता है, सिंचाई भी किया जाता है। इस परियोजना से सिंचाई भी किया जाता है, परिवहन भी किया जाता है, ठीक है, मछली पालन यानी झील का निर्माण करके मछली पालन भी किया जाता है। इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। आंसर आपके क्या होंगे? सी होंगे। नेक्स्ट, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, तो देखेंगे यहाँ मैं हिमालय बनाया, ये हिमालय बनाया है, ये हिमालय है। अब यहाँ से कुछ नदी को दिखाऊंगा मैं। एक नदी ऐसे निकल रही है, ये एक नदी है, ठीक है जी। और दूसरी नदी को दिखाऊंगा मैं, यहाँ से ही निकलती है एक और नदी इसके नीचे से, और ये जाकर मिल जाती है आपके सिंधु नदी में। एक नदी की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है, ठीक है, एक नदी की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है, ठीक है, और भी नदियाँ यहाँ से। तो ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है जी, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये नदी है आपकी तीस्ता नदी, ये है तीस्ता नदी। और ये है आपकी काली नदी, ये है आपकी काली नदी, ठीक है जी। और ये है सतलज नदी, और ये है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पे ये एक क्या है? पर्वत है, हिमालय है, और इसे कहा गया है कश्मीर हिमालय, इसे कहा गया है कश्मीर हिमालय, ठीक है। अब देखेंगे इसके बीच में एक और हिमालय है, इसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। यहाँ भी दो नदियों के बीच में पर्वत श्रेणी है हिमालय का, और इसे कहा गया है नेपाल हिमालय। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पर्वत श्रेणी है, और इसे कहा गया है असम हिमालय।
ठीक है जी, असम हिमालय। तो अब देख सकते हैं पूछा क्या गया है, सतलज, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये सतलज है और ये काली है, तो इस हिमालय को कौन से नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय। यहाँ आंसर क्या है? बी है, यानी कुमायूं हिमालय है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कुमायूं हिमालय। अब देखेंगे नेपाल हिमालय, तो ये हो गया आपके नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किस नदियों के मध्य स्थित है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। ठीक है। असम हिमालय को देखते हैं, तो असम हिमालय, ये असम हिमालय हो गया। और असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? हुमायूं हिमालय। ठीक है जी। नेक्स्ट, उड़ीसा में गहरे समुद्र वाला कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो उस बंदरगाह का नाम होगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आरवा गोवा बंदरगाह आपके गोवा में ही है। ठीक है, तो पारादीप कहाँ है? आपके उड़ीसा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश लोग छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया है। तो इसमें क्या है कि कुछ जनजाति का नाम दिया गया है। तो ये भीखू कोई जनजाति नहीं होती है, भैरव भी कोई जनजाति नहीं होती है। वैसे शंकर भगवान को भैरव भी कहा जाता है, लेकिन ये किसी प्रकार की जनजाति नहीं होती है। आपके सही उत्तर क्या होंगे? संथाल। ये संथाल इस क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में काफी मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल, बी आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? एनीबॉडी? रंजन राज, वेरी गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। अनिल पाहा, वेरी गुड इवनिंग। है जी, देखते रहिए, समझिए। जहाँ भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कमेंट्स को वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी, एक है ना, कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में ही सुनामी के लिए रंग रंग जो है ना प्रयोग किया जाता है। रंग, कलर, यानी चेतावनी दी जाती है रंग को दिखा करके। क्या चीज में? तो सुनामी। सुनामी अब क्या है ये देखेंगे। सुनामी क्या है? ये सुनामी एक समुद्री भूकंप है। ये क्या है? समुद्री भूकंप है। ठीक है, समुद्री भूकंप को ही क्या कहा जाता है? सुनामी। तो देखेंगे इसको कि ये हमारा एक सागर है। ये सागर है और इस सागर में हम जल डाल देते हैं। ठीक है, ये सागर में जल डाल दिया हमने। ये सागर है, काफ़ी बड़ा है। अब देखेंगे कि इस सागर में क्या आया? तो भूकंप आया। इसी में सागर में ही भूकंप आता है। तो भूकंप जहाँ से आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, और ये भूकंप कहाँ आया? इस क्षेत्र में आया। जब इस क्षेत्र में आएगा तो इसके तरंग जो हैं सब बाहर की ओर आएगा। कहाँ? तो आपके जल पर, और यही जल इस तरह से हो करके तटीय क्षेत्र पर पहुंचता है, और तटीय क्षेत्र को क्या करता है? नष्ट करता है। तटीय क्षेत्र को नष्ट करता है, इसी को कहा जाता है सुनामी। तो सुनामी, जब देखेंगे, सुनामी एक जापानी भाषा है। ठीक है, जापानी भाषा है। जापानी भाषा में जापानी भाषा में
समुद्री भूकंप को ही क्या कहा जाता है? सुनामी। समुद्री भूकंप को क्या कहा जाता है? सुनामी। क्योंकि जापान में लगभग 1500 देखेंगे ना, 1500 1500 सुनामी प्रति वर्ष आता है। तो जापानी लोग हमेशा उसे क्या कहते हैं? सुनामी, सुनामी, सुनामी। क्योंकि सुनामी का मतलब ही होता है समुद्री भूकंप, समुद्र में आया हुआ भूकंप। और हमारा जापान है कहाँ? तो समुद्र में है। समुद्र में है तो उसके तटीय क्षेत्र को काफ़ी नष्ट करता है, तो वो अपनी भाषा में सुनामी कहते हैं। तो यही सुनामी शब्द यूनिवर्सल हो गया, अर्थात विश्वव्यापी हो गया। विश्व में ही इसे इसी नाम से जाना जाता है, इसी नाम से जाना जाता है, जिसे समुद्री भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कि न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सफ़ेद और नीला, सफ़ेद और नीला, ठीक है, सफ़ेद और नीला, सफ़ेद और हरा, और लाल और हाड़ा। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सफ़ेद और नीला। ठीक है, सफ़ेद और नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? न्यूजीलैंड में जब सुनामी आती है तब। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ए, सफ़ेद और नीला, सफ़ेद और नीला। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एंकर आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये देखेंगे एंकोर, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? हालांकि ये बहुत ही फेमस है कंबोडिया में। ये कंबोडिया में एक पार्क है जिसका नाम क्या है? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, इसे एक राजा ने बनवाया था, एक राजा ने बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है? तो आपके कंबोडिया, कंबोडिया देश में है आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, और ये कंबोडिया कहाँ है? तो हमारे एशिया, कौन से एशिया? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया के ही पास में आपके थाईलैंड होंगे, फिर म्यांमार होगा, वियतनाम होगा, लाओस होगा। इन सबको मिला करके कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसी में एक देश है कंबोडिया, और कंबोडिया में ही ये एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क है। उत्तर क्या होगा आपके? कंबोडिया, यानी ए उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, भारत और नेपाल। तो ये सही उत्तर होगा आपके भारत और भूटान, भारत और भूटान। ठीक है जी, सॉरी, भारत नहीं होगा, गलत है ये। की बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, स्थित है। तो क्या स्थित है? तो नेपाल। ठीक है, नेपाल तो होगा ही, और नेपाल और तिब्बत होगा। बी आंसर, सही उत्तर क्या होंगे? बी होंगे। ठीक है, देखेंगे ये है नेपाल, और ये है सिक्किम, और ये है आपके भूटान। ये भूटान हो गया, और ये हो गया आपके सिक्किम। ठीक है, और यही है आपके नेपाल, ये नेपाल हो गया। और नेपाल के इस क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है, और इधर में क्या है? तिब्बत है। इधर में क्या है? तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित क्या है आपके? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यही है आपके माउंट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर है। ठीक है, इसे नेपाल में सागर, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो नेपाल में,
नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट। आंसर होगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। बात सही है, चिन्हित करके नहीं बनाया गया था, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। अब देखते हैं कि संस्कृति या भूगोल के आधार पर नागालैंड को बनाया गया था, क्योंकि नागालैंड की संस्कृति हमारे भारत के संस्कृति से क्या है, अलग है, अलग है। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक आधार पर यानी कि वो एक पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, क्या, हमारा नागालैंड। तो ये जो है बनाया गया, ठीक है, ये जो है बनाया गया था, नागालैंड को बनाया गया था, चिन्हित किया गया था। अब आएंगे हम उत्तराखंड की बात करेंगे, तो उत्तराखंड में गढ़वाली लोग रहते हैं, ठीक है, गढ़वाली लोग रहते हैं। इनकी भी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियां हमारे भारत के संस्कृति से अलग होती है, और ये भी एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित राज्य है उत्तराखंड। तो इसे भी चिन्हित किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश को मानचित्र पर जब बनाया गया तो इसके विषय में कोई अलग संस्कृति या भूगोल के विषय में नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था, तो वो क्या होगा, मध्य प्रदेश। नागालैंड बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा आपके मध्य प्रदेश, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है जी। जी बोलिए कुछ, सबसे मंदिर, ये लड्डू गोपाल की होगा, गलत है सर, क्या गलत है, किसका, कौन सा, ये नेपाल और तिब्बत होगा। अच्छा वो तो मैंने किया ही है, नेपाल एंड तिब्बत। चलिए, तुरंत तुरंत आप लोग कमेंट्स कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 के बाद में और भी क्वेश्चंस हैं। गंगा, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश, यहाँ पड़ोसी देश तक विस्तृत है, ठीक है, पड़ोसी देश तक विस्तृत है। तो हमारा पड़ोसी देश क्या होगा, तीनों के तीनों है आपके नेपाल, तो नेपाल में गंगा तो बहती नहीं है। गंगा आपकी बहती है बांग्लादेश में, और म्यांमार में ही नहीं बनती, नहीं बहती है, तो वैसे ही उत्तर हो जा रहा है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ठीक है जी, ये गंगा नदी। और ये गंगा नदी जा करके, ये देखेंगे गंगा नदी जा करके किससे मिल जा रही है, तो आपके ब्रह्मपुत्र से, ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ये हो गया आपका बांग्लादेश। और यहाँ से एक नदी इस तरह से आती है, तो गंगा से ही निकलकर और ये हो जाती है आपकी हुगली नदी, ठीक है जी। ये देखेंगे, ये हो गई आपकी हुगली नदी, ये हुगली नदी हो गई। और ये आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। अब देखेंगे कि ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है जी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रदेश प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है यमुना, यमुना नदी हो जाती है, ठीक है। और जब गंगा नदी, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ये एरिया, ये देखेंगे, ये एरिया आपके क्या है, तो बांग्लादेश है। क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा का निचला मैदान, यही है निचला मैदान, तो गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है, बांग्लादेश तक विस्तृत, यही है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ लिख देता हूँ। ये है आपके बांग्लादेश, सब जानते हैं आप, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है, बहुत इजी, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
संतृप्त, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेशन। ठीक है, संतृप्त मतलब सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो लाने में उसकी मदद करती है, उसको कहा जाता है जल भृत, यानी सी आंसर होगा। और इसका इंग्लिश होता है एक्वीफर। एक्वीफर इसका इंग्लिश होता है जल भृत का। ठीक है, तो जल भृत में क्या होता है कि जल को एक जगह इकट्ठा हुआ, अंदर भूमि के अंदर में जल इकट्ठा हुआ, और फिर वही जल जो है ना धीरे 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 दूसरे मार्ग से प्रवाहित होती है, अर्थात वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। इसी को कहा जाता है जल भृत। जैसे कुआं ले लो आप, एक कुआं ले लो, तो कुआं में पानी कैसे इकट्ठा हो जाता है? कहीं ना कहीं जल भृत है। जल भृत मतलब एक्वाफर है, कहीं ना कहीं पानी जमा हुआ है, और वहां से पानी रीस रीस करके एक कुआं में क्या हो जाता है, जम जाता है। उसी को कहा जाता है जल भृत। ठीक है, जल भृत भृत कहा जाता है। अब ये कास्ट की बात करेंगे तो ये चूना पत्थर, देखेंगे ये चूना चूना पत्थर पत्थर का चट्टान है। ये चूना पत्थर का चट्टान है। ठीक है, इसमें यदि जल डालते हैं तो पूरा गल जाएगा। कास्ट को कहा जाता है चूना पत्थर का चट्टान। स्वारंद मुख, स्वारंद मुख को कहा जाता है एस्चुअरी। स्वारंद मुख को कहा जाता है एस्चुअरी, यानी कि कोई नदी यदि प्रवाहित हो रही है, जैसे नर्मदा है और आपके ताप्ती है, तो ये कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है एस्चुअरी। इसी को कहा जाता है एस्चुअरी। ठीक है, और एस्चुअरी का इंग्लिश होता है ज्वारंद मुख। ज्वारंद मुख। एस्चुअरी नहीं बनने का कारण क्या, यानी कि डेल्टा नहीं बनने का कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में ज्वार अधिक आता है, और जब ज्वार आता है तो जल का लेवल जो है ना ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो नदी द्वारा लाकर जमी हुई मलबा वहाँ रहती है, उसे सब के सब मलबे को अंदर लेकर चली जाती है, क्या, ज्वार। इसीलिए कहा गया है ज्वारंद मुख। तो इंग्लिश में कहा जाता है एस्चुअरी। तो एस्चुअरी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे हमारे अरब सागर में गिरने वाली भारत की कुछ नदियाँ, तो कुछ नदियाँ में प्रमुख नदी ही ले लेते हैं, कौन कौन सी होगी? तो आपकी नर्मदा एस्चुअरी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, माही नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, साबरमती एस्चुअरी का निर्माण करती है, और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, वो सभी के सभी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वारंद मुख कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ई होगा, जल भृत। जल भृत का इंग्लिश होता है एक्वीफर। एक्वीफर। ठीक है जी, जानती कुमारी, राधे राधे जी, की आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे आज मैं 168 करा रहा हूँ, कल कल भी मैं एक सॉल्व करा दूंगा किसी टाइम में 169। फिर हम लोग करंट में आ जाएंगे। आज एग्ज़ाम आप देंगे, टेस्ट देंगे, और आज ही का आज ही मैं उसे सॉल्व इस टाइम में करा दूंगा। ठीक है, कुछ मैं बैक चल रहा था क्योंकि वैसा ही था कुछ सेट, मैंने वैसे बीच में कोई एब्सेंट किया नहीं हूँ, ईच एंड एवरी डे मैं करा रहा हूँ, लेकिन पहले से ही वो पेंडिंग में था, इसके कारण हुआ इस तरह से। तो कल वैसे भी आप लोगों का क्लास नहीं है, टेस्ट नहीं है, बट मैं कल एक सॉल्व करा दूंगा 169 का। ठीक है जी, फिर 170 तो टेस्ट होगा मंडे को, तो मंडे को ही मैं करा दूंगा। अब हम लोग क्या है ना कि बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? ग्लोब यानी पृथ्वी का कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, तो वन है, वन है ना। वन का मतलब कि वृक्ष। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? सोखती है,
और छोड़ती क्या है? ऑक्सीजन। तो जो सिंक कर लेता है कार्बन को, जो सिंक कर लेता है उसी को कहा गया है कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक इसमें से कौन करता है ये देखते हैं। अंटार्कटिका की बात हो रही है, ठीक है, अंटार्कटिका की बात हो रही है, तो ये अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका यहाँ नहीं होगा। सवाना भी नहीं हो रहा है, इस सवाना में वैसे भी वृक्ष नहीं होते हैं, सवाना घास का मैदान है और वो भी लंबी लंबी घासें होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा या कि नहीं के बराबर ही कार्बन सिंक करता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये बहुत घने वन होते हैं, जिसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये रेन फॉरेस्ट कहाँ होगा आपके? तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री, 10 डिग्री कहाँ? दोनों गोलार्धों में, यहीं पे आपका होता है रेन फॉरेस्ट। यहाँ हमेशा वर्षा होता रहता है। दोपहर 2 और 4 के मध्य प्रतिदिन वर्षा का होना निश्चित है। तो यहाँ के जंगल जो होते हैं, जो वन होता है, वो हरे भरे होते हैं। इसी को कहा जाता है रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन। और ये क्षेत्र कहाँ आता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वन जो है वो कार्बन सिंक करने में सबसे आगे है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन आप एक चीज भी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, कि विश्व में सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक कार्बन कार्बन सिंक 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 महासागर महासागर में होता है, में होता सबसे विश्व में सबसे अधिक कार्बन सिंक कहाँ होता है? तो महासागर में होता है। बट यहाँ महासागर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। यदि महासागर होता तो मैं सबसे पहले टिक लगाता किस पे? महासागर। लेकिन यहाँ एक वन दिया हुआ है, वर्षा वन दिया हुआ है, बहुत घने वन होते हैं। तो ये कार्बन को क्या है? अपनी ओर खींच लेता है, सिंक कर लेता है और ऑक्सीजन छोड़, ठीक है। उसी तरह महासागर तो बहुत है ना, बहुत बड़ा है महासागर। हमारे पृथ्वी पर 71% तो जल ही जल है, महासागर ही है। तो सबसे अधिक कार्बन सिंक कहाँ होता है? तो महासागर में होता है, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्बन सिंक सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, विश्व में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक कहाँ होगा? तो महासागर में होगा। और दूसरा कहाँ होगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? तो आते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, 19 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा नदी है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबको दिखा देता हूँ कौन कौन सी नदी है। ये होगा 0 डिग्री, ठीक है, और इसे कहेंगे भूमध्य, भूमध्य रेखा, ठीक है जी। यहाँ देखेंगे ये एक रेखा है और ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। एकदम बिल्कुल यहाँ देख करके समझना है। ये है आपके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो इसे कहेंगे मकर रेखा, इसे कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। अब बात हम करेंगे किसकी? तो नदी की बात करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ किस किस को काट रही है 2 बार। वही क्वेश्चन पूछा ना, 2 बार काटती है। तो देखेंगे कि ये एक नदी है और ये ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये नदी 2 बार विषुवत रेखा को काट रही है। यहाँ देखेंगे ये नदी ऐसे बह रही है, तो ये भी 2 बार काट रही है। एक और नदी यहाँ दिखाता हूँ, ये भी इस तरह से बह रही है, तो ये भी 2 बार काट रही है। 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हो गया कर्क रेखा। तो ये कौन सी नदी होगी? तो ये नदी होगी माही, जो भारत में, ठीक है। ये नदी कौन सी है? माही। अब देखेंगे कि विषुवत रेखा को जो काटती है का नाम है कांगो, कांगो,
एवं जायरे, ठीक है। जायरे जो कहाँ है आपके, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अब मकर रेखा को 2 बार काट रही है, उसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पो, लिम्पोपो नदी। और ये कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में ये नदी लिम्पोपो है, जो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें जो आंसर पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नहीं काटती है, दिख रहा है यहाँ। नील, तो नील क्या है, ये भी एक नदी है, ये भी नहीं काटती है। तो क्या लिम्पोपो काटती है, नहीं, लिम्पोपो तो कर्क रेखा को नहीं, मकर रेखा को काट रही, ठीक है। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, तीनों आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर हम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सही उत्तर आपके क्या होंगे, ई होंगे, ठीक है जी। ये सही उत्तर क्या होंगे, ई होंगे। कोई दिक्कत, एनीबॉडी, शांति कुमारी, लड्डू गोपाल, कोई दिक्कत, अनिल कुशवाहा, यहाँ देख रहे हैं। पूछ क्या रहा है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन है, माही, माही, माही यहाँ दिया नहीं गया है क्या ऑप्शन में, नहीं है, माही है ही नहीं, कर्क रेखा पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आपका सही उत्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि वहाँ मकर रेखा होता तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो, तो वो भी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ कर्क रेखा पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान, ठीक है, उपजाऊ मैदान कहलाता है में से लोएस, लोएस कहलाता है, लोएस का मैदान। देखेंगे ये कैसे बनता है, ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा बह रही है, क्योंकि मरुस्थल में क्या बहेगा, हवा, कोई नदी तो बहेगी नहीं, नदी तो होती नहीं है, नदी होती तो फिर मरुस्थल क्यों होता, ठीक है। तो ये हवा, ये देखेंगे ये पवन, यहाँ के जो मटेरियल होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है, तलछट होता है, और ये क्या है, एक मरुस्थल है, ठीक है, ये एक मरुस्थल है, ठीक है। इस मरुस्थल से ला करके, ला करके मलबे को यहाँ क्या कर रही है, जमा कर रही है, यानी कि मरुस्थल से दूर जमा कर रही है, ठीक है। और इस इसके जमाव से, जमाव से एक उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लोएस, उसे ही कहा जाता है लोएस, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र से बाहर जम करके निर्मित मैदान को कहा जाता है लोएस का मैदान, ठीक है। लोएस में मरुस्थल का होना जरूरी, और मरुस्थल में मलबे जमा नहीं होंगे, यहाँ के, यहाँ के मलबे हवा द्वारा उड़ाकर कहीं और जमा किया जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है लोएस, ठीक है। और काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। अब देखेंगे रेत की चादर, तो रेत ही कह दिया तो कभी भी उपजाऊ नहीं होगा, और एर्ग भी उसी प्रकार का है, तो ये भी कभी उपजाऊ नहीं होता, लेकिन लोहेस का मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है। जैसे चीन में देखेंगे, चीन में तारिम, तारिम बेसिन, ठीक है जी, तारिम बेसिन में, इसी प्रकार का, इसी प्रकार का लोएस, लोएस का मैदान, का मैदान का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। यदि हम इसे चीन मान लेते हैं तो ये मरुस्थल, देखेंगे इस मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल कहा जाएगा, तो तकला, तकला मकान मरुस्थल। और जहाँ पर ये बना है, जहाँ पर ये बना है, ठीक है, ये लोएस का मैदान जहाँ बना है, तो इसे कहेंगे तारीम, तारीम
बेसिन, तारिम बेसिन। और ये है कहाँ? तो चीन। ठीक है। और ये मरुस्थल भी कहाँ है? तो चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है आपके? तो चाइना में है। और ये तारिम बेसिन भी कहाँ है? तो आपके चाइना में। ठीक है। इसे कहा जाता है लोएस। लोएस का मैदान कह लीजिए, लोएस का पठार कह लीजिए, ठीक है, भी कह लीजिए। लेकिन ये काफ़ी उपजाऊ होता है, यहाँ का मटेरियल यहाँ जमा हो जाता है, उसी को लोएस कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस प्रकार की चट्टाने में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, तो ये सभी को पता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। उसमें जिस प्रकार का खनिज होगा वो क्या होगा? परतदार। परतदार यानी परतदार अवसादी चट्टान को कहा जाता है। जैसे ये है आपके आग्नेय चट्टान, जब इसका अपर्दन होता है, अपर्दन होता है और एक नदी इसको अपर्दन करके मटेरियल को ला जा रही है, और ये आपका क्या है? सागर है। देखेंगे ये सागर है। और इस सागर में जब ये नदी गिरती है तो सागर के इस क्षेत्र में दर परत दर पदर क्या है? परत दर परत मटेरियल जमा होता है, इसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। तो एक परत पर एक परत, दूसरी परत पर, तो जो पहला परत बनता है हो सकता है कि वहाँ जीव का अवशेष आ जाए, फिर क्या जीव का अवशेष, फिर ऊपर से परत बन गया। तो इस प्रकार का निर्माण कहाँ होता है? तो अवसादी चट्टान में। खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, यानी किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? तो अवसादी चट्टान में। ठीक है। और इसी पर जब दबाव पड़ेगा तो इस चट्टान का रंग रंग चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो रूप चेंज होगा तो इसे रूपांतरित चट्टान कहेंगे। ये हो गया आपका प्राथमिक चट्टान, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, और ये भी क्या होगा? तो ज्वालामुखी से होगा। और यही आपके क्या है? आग्नेय चट्टान बन गया। यहाँ ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टान बन गया। और एक नदी द्वारा क्या हो रहा है? ये अपर्दन हो रहा है। अपर्दन हो करके ये बहा कर ले जा रही है नदी, और ले जा करके कहाँ गिरेगी ये नदी? तो किसी सागर या महासागर में जब गिरेगी तो मलबे को यहाँ जमा कर रही है ना, तो यहाँ परतदार चट्टान बन रहा है। इसी को अवसादी चट्टान कहा जाता है। जब इस पर दाब पड़ेगा तो इसका रंग चेंज होकर के क्या बन जाएगा? रूपांतरित चट्टान बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवसादी चट्टान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के असुरक्षित प्रजाति हैं, इसमें से कौन से हैं? तो एशिया हाथी ये भी है, असुरक्षित है, ये सुरक्षित नहीं है एशिया हाथी। ठीक है। तो एशिया हाथी अफ्रीका के हाथी में आप कंपेयर करेंगे तो एशियाई हाथी, ठीक है, एशियाई हाथी का कान छोटा होता है और अफ्रीकन हाथी का कान बड़ा होता है। ठीक है। तो एशियाई हाथी का दांत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ये प्रजाति जो है एशियाई हाथी जो है ना, वो मतलब सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। इनकी प्रजातियां धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी संख्या कम हो रही है। ठीक है। उसी तरह से ब्लैक डियर है, यानी काला हिरन भी है। काला हिरन जो राजस्थान में हमारे पाए जाते हैं और बहुत जगह हैं, इस ये भी असुरक्षित है, असुरक्षित ये भी है। तो ये भी क्या है कि असुरक्षित प्रजाति है, तो ये है, ये भी है। कांगय डॉल्फिन, तो ये भी असुरक्षित है क्योंकि इसकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जो इनको एनवायरनमेंट चाहिए था, डॉल्फिन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए था, पर्यावरण जो चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे डॉल्फिन भी कम होती जा रही है। यानी कि ये सभी के सभी क्या है? असुरक्षित, असुरक्षित है। तो आंसर आपका क्या होगा? युक्त में से एक से अधिक, यानी आपका आंसर क्या होगा? डी हो। आंसर क्या होगा? तो डी। ठीक है जी। नेक्स्ट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में कहेंगे जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में नहीं है, नई दिल्ली में नहीं है, हैदरा में भी नहीं है, हैदरा में भी नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? जैसे कहाँ है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपके? डी होगा। तो ये है कहाँ? ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कहाँ? ना मुंबई में है, ना दिल्ली में है, ना हैदराबाद में है, तो है कहाँ? तो ये है आपके देहरा देहरादून में, देहरादून में है। ठीक है जी। ये है आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के एक जिला है देहरादून। सॉरी सॉरी, देहरादून में नहीं, सॉरी, ये कोलकाता में, कोलकाता में। क्या हो गया? ये आपके क्या होगा? कोलकाता में, कोलकाता। और ये कोलकाता यानी कि वेस्ट, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल में है। क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया, अब देखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों दो चीज़ें हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो है आपके देहरा देहरादून में, देहरादून में है, जो कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। दो चीज़ें यहाँ आपने देखा, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ई का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो गंडक नदी तो है ही, ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना तो है ही, और सोन नदी घाटी परियोजना तो, यानी कि ये सबके सब है। ठीक है, तो इसमें सबसे पुरानी, सबसे, इन तीनों में से सबसे पुरानी आपकी कौन सी नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना। ये सबसे क्या है? तो पुरानी, सबसे क्या है? पुरानी। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से, ये सभी के सभी कहाँ हैं? आपके बिहार में है। तो देखते हैं, ये है आपकी गंगा नदी, ये है आपकी गंगा नदी, देखते हैं, ये है गंगा नदी, और गंगा नदी में ये एक गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी है, और गंडक नदी पर गंडक नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। ये है आपकी एक नदी, और इस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी पर, कोसी नदी पर भी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, कोसी नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, और इसमें मिलने वाली एक सोन नदी है, सोन नदी है। जो सोन नदी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी परियोजना का निर्माण किया गया है, और ये है हमारी क्या? तो गंगा, ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है जी, और ये हमारी गंडक, गंडक नदी है, ये हमारी कोसी नदी है, कोसी नदी है, और ये हमारी क्या है? सोन नदी है। तो बिहार के दक्षिणी भाग से सोन नदी जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, गंडक, ये देख रहे हैं, गंडक आकर के हाजीपुर में मिल रही है, कोसी आपके कटिहार में मिलती है, और सोन नदी पटना के निकट में मिलती है। तो ये सभी के सभी कहाँ हैं? बिहार के ही परियोजना है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, अधिक, यानी डी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें से सोन नदी घाटी परियोजना इन सभी परियोजनाओं से सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से हुआ है? ठीक है, निम्न में से कहाँ से हुआ है? तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। ये देखेंगे, ये एक पर्वत, पर्वत श्रेणी है, और यहाँ भी एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है जी, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। देखेंगे, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुरा, सतपुरा पर्वत,
पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, सतपुरा पर्वत श्रेणी। और इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक चोटी है, ये है चोटी, और इसका नाम है अमर, अमरकंटक, अमरकंटक की, अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी से ही, अमरकंटक चोटी से ही एक नदी की उत्पत्ति होती है, इसे इसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नर्मदा नदी जा करके एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलो। तो इसकी, अब इस डायग्राम से ही समझ लेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक चोटी से होती है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो विंध्याचल पहले ही दे रहा है, विंध्यन, यानी कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है जी, ए इसका उत्तर होगा। सतपुरा नीचे है और ये आपके क्या है, विंध्याचल है। विंध्याचल से ही आती है, विंध्याचल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से ही ये नदी की उत्पत्ति होती है। और यहीं यहीं से एक और नदी की उत्पत्ति होती है, इसे हम सोन नदी कहते हैं। ठीक है जी, और ये जा करके किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। ये कहा जाता है सोन नदी। ठीक है, तो दो नदी यहाँ दिखाया जा रहा है, और भी नदियों की उत्पत्ति उसी जगह से होती है। ठीक है, कोहिला नदी भी है, और ठीक इसके निकट से ही महानदी, महानदी की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर क्या होगा, विंध्य होगा, विंध्य होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल, हॉट स्पॉट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। हॉट स्पॉट कहाँ है, तो वैसे हम देखेंगे तो भारत में आपके हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 4 हैं। पहला क्या होगा आपके, तो हिमालय होगा, हिमालय रीजन, पहला होगा हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र। ठीक है जी, और दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका जो होगा वो होगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है जी, पश्चिमी घाट। और देखेंगे तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा आपका इंडो, ठीक है, इंडो बर्मा, बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, यहाँ भी रीजन लिख देता हूँ, क्षेत्र को रीजन कहा गया है। ठीक है, और चौथा होगा आपके, यहाँ देखेंगे चौथा होगा टुंडा। ठीक है जी, टुंडा लैंड, टुंडा लैंड रीजन, टुंडा लैंड रीजन, टुंडा लैंड रीजन कहाँ होगा, तो अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार आइलैंड में होगा। ठीक है जी, ये सुंडा लैंड रीजन कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में है। वेस्टर्न घाट यानी कि हमारे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट में एक हॉट स्पॉट है। और इंडो बर्मा, तो ये इंडो बर्मा कहाँ होगा आपके, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है जी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इंडो बर्मा रीजन, इसी को कहा गया है इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो ये एक हमारा हॉट, ठीक है जी, ये एक हमारा हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है जिसको ताप स्थल के नाम से जाना जाता है। यही बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे भारत में कितने हैं, तो 4 हैं, 4 हैं। पहला हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट रीजन, इंडो बर्मा रीजन, और दूसरा है सुंडा लैंड रीजन। देखते हैं इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी, पूर्वी घाट दे दिया तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी घाट है ही नहीं। ठीक है, पश्चिमी हिमालय व सुंदर वन, यहाँ सुंदर वन दे रहा है, तो सुंदर वन क्या है, एक डेल्टा है, सुंदर वन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा।
और सुंदरी नाम का वृक्ष ज्यादा होने के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो सुंदर वन यहाँ नहीं है, सुंदर वन नहीं है। सुंदर वन को आप सुंदर वन इसे ना समझ लेंगे, ये सुंडा लैंड है। तो ये भी क्या है, सुंदर वन के कारण ये भी नहीं होगा। हिमालय, हिमालय और पश्चिमी घाट, हिमालय और पश्चिमी घाट देखिए है यहाँ पर हिमालय रीजन, और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। सुंडालैंड यानी कि सुंदर वन को सुंडालैंड नहीं समझेंगे। ये सुंदर वन आपके कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। यानी पश्चिम बंगाल ही मानकर चलेंगे। लेकिन सुंडालैंड रीजन कहाँ होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये क्या होगा, मक्का होगा। और ये दोनों के दोनों क्या होगा, आपके रबी होगा। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों क्या होगा, रबी फसल होगा। मटर और गेहूं, मक्का आपके क्या होगा, खरीफ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या एक्सप्लेन करना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब जानते हैं लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। तो ठीक है, तो लेप्चा जो है आपके उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्र से, ठीक है जी, भारतीय क्षेत्र से संबंधित, संबंधित, ठीक है, उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो क्वेश्चंस देखते हैं। लेप्चा, उत्तरी लद्दाख, ये उत्तरी लद्दाख, लद्दाख तो हमारे उत्तर में है हिमालय के। अब देख रहे हैं ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में है। उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय में भी नहीं होगा। उत्तरी दार्जिलिंग, अब उत्तरी दार्जिलिंग होगा, क्योंकि उत्तरी दार्जिलिंग किस में आ जाता है, आपके उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्र में है। तो लेप्चा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, लेप्चा यहाँ रहते हैं, क्योंकि लेप्चा लोकगीत, ये लोकगीत हमारे भारत में इंटर किया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नेपाल और भूटान के जनजाति, लेप्चा भूटान और नेपाल की एक जनजाति है। जो वो लोग एक प्रकार की क्या है, लोकगीत, उनका एक लोकगीत है जिसे लेप्चा लोकगीत के नाम से जाना जाता है। तो आप देखते हैं कि दार्जिलिंग कहाँ है, भूटान और नेपाल से टच करता है, और ये पश्चिम बंगाल का एक जिला है। तो आपका उत्तर क्या होगा, सही, उत्तरी दार्जिलिंग। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है, तो उत्तरी दार्जिलिंग, उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है, यानी सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार, ये कई बार, एक बार और भी पूछा था, पलार, पलार यानी कि ये राजस्थान है। तो पलार क्या कहते हैं कि शुद्ध जल को एकत्रित करते हैं राजस्थान के लोग। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ वर्षा कम होता है। ठीक है, तो कभी वर्षा हो जाता है तो उस जल को एकत्रित करते हैं। वर्षा का जल क्या होता है, हमेशा शुद्ध होता है, और उसे पीने के प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए वहाँ के लोग लोग उस जल को क्या कहते हैं, पलार पानी, पलार जल कहते हैं। कहाँ के लोग, राजस्थान के। सही उत्तर क्या होगा, वर्षा जल को पलार कहा जाता है, कहाँ, तो राजस्थान में। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक देखेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक में ही है, तमिलनाडु में नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या है, कर्नाटक है। तो देखेंगे भद्रावती लौह इस्पात को अब, ठीक है, अब इसे क्या कहा जाने लगा है, विश्वस विश्वस्वरया, विश्वस्वरया ऐसे ही है ना, विश्व विश्वरया, तो अभी लिखना। लौह, ठीक है जी, लौह एवं पाद, पाद संयंत्र है जी।
अब इसे क्या कहा जाने लगा है, विश्वेश्वरैया लौह एंड इस्पात संयंत्र, और ये कहाँ है, तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित। तो भाद्रावती लौह, और ये भाद्रावती सबसे, लिखेंगे, सबसे पुराना संयंत्र है, सबसे पुराना संयंत्र है, ठीक है। भारत का सबसे भारत का सबसे पुराना संयंत्र है क्या, आपके भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र, ठीक है जी। ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है, ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऊपरी मिट्टी यानी देखेंगे कि ये है आपके मृद, ये है आपके मैदानी भाग, ठीक है। तो ऊपरी वाला मिट्टी जो है, ये जो है ना नदी द्वारा बहा करके कहीं और ले जा करके जमा कर देती जगह में जमा हो रही है ना, ये जल है, ये क्या है आपके, कोई सागर है और नदी इसको बहा करके, देखेंगे ये नदी है, नदी इसे बहा करके या जल या फिर हवा इसे बहा करके ऊपर वाला को ले जा करके यहाँ पे जमा कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सीट, सीट कटाव से इंग्लिश में कहा जाता है सीट इरोजन, सीट इरोजन। सीट का मतलब होता है चदरा, ठीक है। नदी धीरे धीरे ऊपर वाला मिट्टी को काट काट करके जल के साथ में ले जा करके कहाँ जमा कर रही है, तो किसी सागर या महासागर में। इसे ही कहा जाता है सीट कटाव, सीट इरोजन, ठीक है। एक है गली कटाव और एक है बैडलैंड, बैड लैंड कटाव। तो ये बैडलैंड जो है, ये बैडलैंड आपके चंबल नदी करती है, चंबल नदी करती है, कीट कटाव भी चंबल नदी करती है, और गली इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन, गली इरोजन भी आपके सबसे ज़्यादा चंबल नदी करती है, और सीट कटाव भी सबसे ज़्यादा कौन करती है, तो आपके चंबल नदी, चंबल नदी बहुत फेमस है। इन सभी अपर्दन के, इसे कटाव मतलब अपर्दन होता है, गली अपर्दन के लिए भी चंबल नदी है, सीट अपर्दन के लिए भी चंबल नदी है, फेमस है, और बैडलैंड अपर्दन के लिए भी क्या है, चंबल, ठीक है। बाकी सब नदियां थोड़ी थोड़ी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये नदी करती है, ठीक है जी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, तो बी होगा, सीट कटाव, ठीक है। 32 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं। ज्वारीय ज्वारीय वन को इंग्लिश में कहेंगे टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, जहाँ पे टाइड आता है यानी कि जहाँ पे ज्वार आता है, ठीक है। तो ज्वार आएगा तो सागर का जल ही प्रवेश करेगा ना वहाँ, और सागर का जल क्या होता है, नमकीन होता है। तो नमकीन जल में किसी प्रकार की वनस्पति का विकास हो, उसी को कहा जाता है ज्वारीय वन, ठीक है। सागर के जल में क्या होता है, नमक होता है, और वो जल उस क्षेत्र में पहुंच जाए और वहाँ जो वनस्पति हो उसको लाभ हो, हानि ना हो, तो उसे कहा जाता है ज्वारीय वन। तो इनमें से मानसून वन नहीं हो, ठीक है। मानसून से जो वन का निर्माण होता है, मानसून के वर्षा से, तो वो नहीं हो। मैंग्रोव ये होगा, मैंग्रोव, ठीक है। इस सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में जो जंगल हैं, जो वन है, वो क्या चीज़ का है, तो मैंग्रोव का है। मैंग्रोव इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे हिंदी में सुंदरी, इसे कहा जाता है हिंदी में सुंदरी। तो सुंदरी का बहुत वृक्ष होने के कारण उस क्षेत्र को कहा गया है सुंदर वन, सुंदर वन, जहाँ पर मैंग्रोव, मैंग्रोव वृक्ष की अधिकता है, बहुलता है, ठीक है जी। और ये शुष्क वृक्ष भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ठीक है जी। मैंग्रोव ये होगा इंग्लिश में मैंग्रोव वन। सही उत्तर आपके क्या होंगे, बी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है? अमेजन, सबसे लंबी नदी, ठीक है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है और कई देशों से प्रवाहित होती हुई वो मध्य सागर में मिल जाती है। मिसिसिपी नदी, ये मिसिसिपी नदी आपके यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अमेजन, अमेजन ये आपके ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, ठीक है। ब्राज़ील देश में प्रवाहित होती है। तो ब्राज़ील देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन? अमेजन, जो ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी नदी के बेसिन में विश्व के सबसे मोटे मोटे सांप अनाकोंडा निवास करते हैं। अनाकोंडा का निवास स्थान है आपके अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, ठीक है, जहाँ नदियाँ बहती है अमेजन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन। और नील जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है जी। दुनिया की सबसे सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है। लंबी नदी है, 6,960 किलोमीटर है ये। नहीं, सॉरी सॉरी, 6,000 6,950 किलोमीटर की कुल लंबाई, ठीक है। देखते हैं। और ये सबसे लंबी नदी है नील, बस इतना याद रखेंगे। जब नदी पढ़ाया जाएगा तो और विस्तार से बताया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताया गया। अब देखते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? तो कारावती। तो कारावती इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कारावती। एंड्रोड और अगापी ये भी एक द्वीप है। कहाँ का? तो लक्षद्वीप द्वीप के एक द्वीप है एंड्रोड और अगापी, ठीक है। ये दोनों भी द्वीप है। करावती भी द्वीप है, ठीक है, करावती। और इसी यही यही क्या है? हमारे लक्षद्वीप की राजधानी है, इसे मुख्यालय कहा जाता है। 35 का ए होगा। अब देखते हैं गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से लाभों में निम्नलिखित कौन सा राज्य समूह शामिल है? ठीक है। तो नर्मदा नदी है, ये है आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में एक बांध का निर्माण किया गया है। बहुत सारे बांध हैं और इस बांध का नाम है सरदार, ठीक है जी, सरदार सरोवर सरोवर बांध। और इस बांध से किन किन राज्यों को लाभ होता है? कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इस नदी की उत्पत्ति तो मध्य प्रदेश से होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होती है। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए आपके महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में प्रवाहित तो होती नहीं है, लेकिन राजस्थान इसके काफ़ी निकट होने के कारण राजस्थान भी इससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। कर्नाटका ये तो बहुत ही दूर है, आप देख रहे हैं, इसीलिए ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्नाटका है। अब हम आते हैं ए में, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भी कोई लेना देना नहीं है, तो आंध्र प्रदेश के कारण ये भी नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इस नदी से क्या है? लाभान्वित होती, ठीक है जी। निकलती ही है मध्य प्रदेश से और गिरती ही है आपके गुजरात होते हुए। और इसके नीचे में आपके क्या है? के नीचे में महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। गुजरात के नीचे में क्या होगा? महाराष्ट्र है। और ठीक इस साइड में आपके क्या होंगे? तो आपके राजस्थान होंगे। तो ये चारों राज्य जो है ना लाभान्वित होती है किससे? नर्मदा नदी से। सही उत्तर होगा आपके बी। नेक्स्ट आते हैं, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है? ठीक है, अध्यारोपित प्रवाह,
ठीक है, पूर्ववर्ती प्रवाह और वृक्षाकार प्रवाह। तो देखेंगे अध्यारोपित को इंग्लिश में कहा जाता है सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज्ड फ्लो। ठीक है, फ्लो भी कह सकते हैं और इसे पैटर्न भी कह सकते हैं, पैटर्न भी कह सकते हैं, इंग्लिश की बात हो रही। अब देखेंगे पूर्ववर्ती प्रवाह का मतलब होता है एनसी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट फ्लो, सब समझा दूंगा मैं। ठीक है, और वृक्षाकार प्रवाह का मतलब होता है डेंट्रिक, डेंट्रिक फ्लो या पैटर्न, डेंट्रिक फ्लो या पैटर्न। तो अध्यारोपित प्रवाह को समझते हैं पहले कि कोई भी नदी, कोई भी नदी जब प्रवाह हो रही है, प्रवाह हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है कि कटाव करती है नीचे से, नीचे से कटाव करती है और वो अपना मार्ग कभी बदलती नहीं है। उसको इस तरफ जाना है, यानी पूरब की ओर जाना है, पश्चिम की ओर जाना है तो जाएगी उसी तरफ। ठीक है, लेकिन अपना मार्ग चेंज नहीं करेगी और धीरे 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 वो उस स्थल को काट काट करके कहाँ पहुँचेगी, जहाँ इसे गिरना होता है, किसी सागर या झील में गिरना होता है, वहाँ पहुँच। ठीक है, तो ये कटाव कर करके जब नीचे बहुत ज़्यादा कटाव कर लेती है, उसके बाद में कटाव नहीं कर पाती है, उसी को कहा जाता है सुपर इम्पोज्ड नदी। तो सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित प्रवाह का, अध्यारोपित प्रवाह का एग्जाम्पल जो है, जो आपके उदाहरण होगा वो क्या है, तो चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी है। दूसरा आपका होगा दामोदर नदी, दामोदर, दामोदर नदी भी इसके अच्छा उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं स्वर्ण। ठीक है जी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, अध्यारोपित प्रवाह के अच्छा उदाहरण है। तो इसमें एक आ जाता है चंबल, तो चंबल से ही हो जाता है कि सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है, पूर्ववर्ती प्रवाह का मतलब होता है कि जैसे हिमालय में अधिकांशतः नदियाँ, अधिकांशतः नदियाँ, नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय के पहले से वो नदी प्रवाहित हो, हिमालय के निर्माण के पहले से वो नदी प्रवाहित हो रही है। और ये नदी प्रवाहित हुई, देखेंगे ये नदी प्रवाहित हो रही है और उसके मार्ग में ही क्या है कि पर्वत का निर्माण हो रहा है, उसके मार्ग में ही पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये नदी उस पर्वत को काट काट करके क्या बना देती है, गॉर्ज, यानी कि ये भाग नहीं रहा और उसी गॉर्ज से हो करके ये प्रवाहित होती है। और इसी को कहा जाता है गॉर्ज। यानी कि एक पर्वत था, अब कितने पर्वत बन गए, दो। ये देखेंगे ये एक पर्वत था, नदी इसको देखेंगे, यहाँ देख रहा हूँ नदी इसे काट रही है, तो काट करके ये जब काटेगी तो ये भी आकार का बन जाएगा और यहीं से ये नदी निकलेगी। तो आप देख पा रहे हैं ना कि एक पर्वत था, अब दो पर्वत हो गया और दो पर्वत के बीच में ये क्या बन गया, अब की घाटी बन गया। इसी घाटी को कहा जाता है गॉर्ज। ठीक है, इसी घाटी को गॉर्ज कहा जाता है कि जो नदियाँ जिस दिशा में बह रही है उसके दिशा में यदि बाधा भी आ जाए, वो अपनी दिशा नहीं पलटेगी, सीधे उसको काट 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 करके अपना मार्ग बनाएगी। इसमें से कौन कौन सी नदी होगी हमारे भारत में प्रवाहित होने वाली इस तरह की नदियाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके सिंधु नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, सतलज नदी होगी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, और इसमें कोसी भी है, इसमें गंडक भी है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ क्या है, आपके पूर्ववर्ती प्रवाह है। पूर्ववर्ती प्रवाह का मतलब होता है कि हिमालय से पहले प्रवाहित होने वाली नदी। जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, हो रहा है, उसको काट काट करके गॉर्ज का निर्माण करके और वो उसको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचती, उसी को पूर्ववर्ती प्रवाह कहा जाता है। और वृक्षाकार प्रवाह, वृक्षाकार प्रवाह क्या होता है उसको देख लेते हैं। वृक्षाकार प्रवाह में क्या होता है कि ये एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी है और ये मुख्य नदी, मुख्य नदी किसी सागर या महासागर में डेल्टा का निर्माण कर रही। ठीक है,
और यही आपकी क्या है, मुख्य नदी है। और ये मुख्य नदी किसी डेल्टा का निर्माण करती हुई किसी सागर या महासागर में गिर जा रही है। और ये नदी बहुत ऊंची स्थान से आ रही है, यानी किसी पर्वत से आ रही है। ठीक है, तो इस नदी की क्या होगी, सहायक नदियां होगी, ये देखेंगे। इस नदी की क्या होगी, बहुत सारी सहायक नदियां हो सकती है ना, और होती भी है। ये सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदी के उप सहायक भी हो सकता है। ये देखेंगे ना, ये उप सहायक नदी है। अब देखिए ये उप सहायक नदी, ये उप सहायक नदियां मैंने यहाँ कुछ बना दिया। तो ये है मुख्य नदी, मुख्य नदी की सहायक नदी, सहायक नदी की सहायक नदी को उप सहायक कहा जाता है। ये देखेंगे ये सब उप सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, ये उप सहायक नदियां हैं। अब आप देखेंगे इसको, तो क्या एक ये वृक्ष की तरह दिखता है या नहीं, कहाँ गया, इसमें आ गया। चलिए मैं उस क्वेश्चन को 37 वाला क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे 37 वाला क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो ये एक वृक्ष की तरह प्रतीत हो रहा है ना, तो वृक्ष की तरह प्रतीत होने को ही कहा जाता है, यहाँ आ जाता हूँ, तो वृक्ष की तरह प्रतीत हो उसे कहा जाता है वृक्षाकार प्रवाह। अब देखेंगे यहाँ वृक्षाकार प्रवाह, मुख्य नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ और उप सहायक नदियाँ एक तरह से क्या दिखती है, तो वृक्ष की तरह। ये इसके जड़ें हो गए, जिसे हम क्या कहा, डेल्टा। ये क्या कहा जाता है, डेल्टा, एक जड़ है ये मुख्य नदी का। और ये सभी शाखा है, तो ये शाखा ब्रांचेस को देख करके आपको क्या लग रहा है, वृक्षाकार प्रवाह है ना। तो इस तरह की नदियां हमारे हमारे हिमालयी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में प्रवाहित होती। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इस प्रकार की प्रवाह यानी आकार का निर्माण करती है। इसे कहा जाता है वृक्षाकार, तो इंग्लिश में कहा जाता है, वहाँ लिखा था डेंट्रिक। ठीक है जी, पैटर्न। तो वो 37 का है, ये 37 को मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ देखते हैं 38, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कांगरी, पुनाखा, कमोलहारी। अब इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है, तो सबसे ऊंचा आपके क्या है, कुला कांगरी, कुला कांगरी। इससे भी ऊंचा एक सर्वोच्च, ये एक बार और पूछा था, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो में मैंने उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, आपके कुला कांगड़ी होगा, जो भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पे है। तो तिब्बत वाला इसको अपना कह रहे हैं, अब भूटान वाला अपना कह रहा है, लेकिन भूटान में भी इसका विस्तार है। तो भूटान वाले इसी को क्या मानते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी मानते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 7,538 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है जी, नेक्स्ट एक बार और पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेट में था आपका, बिहार के चूना प्रधान हाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। सब है, चावल भी होता है, चूना प्रधान भाट में गन्ना भी होता है, और आपके दाल भी होता है। तो दाल आपके बिहार के दक्षिणी में, ठीक है, गन्ना और चावल आपके उत्तरी भाग में ज़्यादा होता है। तो ये तीनों के तीनों राइट है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कटनी, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। तो कटनी एक क्या है, विलेज है, एक गांव है। ठीक है, एक गांव है, तो ये गांव कहाँ है, तो नवादा में है। ठीक है जी, नवादा, नवादा जिले में एक गांव का नाम है क्या, कटनी, कटनी। तो वहाँ पर कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, तो बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आपके कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, तो क्या है, बॉक्साइट है। वैसे कटनी देखें तो मध्य प्रदेश में भी कटनी नाम से एक जगह है, कटनी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, लेकिन यहाँ किया नहीं गया है, दर्शाया नहीं गया है बिहार के कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, ये
क्वेश्चंस होना चाहिए, लेकिन कटनी दिया है तो कटनी में हम देखेंगे बॉक्साइट की उत्पादन सबसे अधिक होता है। वैसे भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कम होता है। ठीक है जी। तो ये रहा आपके सी उत्तर, 40 का सी उत्तर रहा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। सिंधु सतलज कोसी गंडक, चलिए जो भी है, वेरी गुड। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट कल भी एक सेट किया जाएगा। आज 168 था। आज का सेट जो हम लोग ने किया 168, ठीक है। और कल हम लोग 169 कर लेंगे, ठीक है। फिर जब 170 होगा तो ये आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, करंट हो जाएंगे। ठीक है जी, करंट हो जाएंगे। एक अभी बचा हुआ है, तो हम लोग कल कर लेंगे। आज हमने 168 को ख़त्म किया, ठीक है। 40 क्वेश्चंस, फिर हम लोग मिलते हैं कल। है जी।